नमस्कार। पहला दोस्तों दगड़ियों, मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड में हर रोज़ नई-नई न्यूज़ से तहलका मचा है। कहीं हड़कंप मचता है, कहीं हैरानी होती है तस्वीरों को देखकर। आज मैं बात करने के लिए आया हूँ स्वास्थ्य महकमे को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर और उस पर उठते सवालों को लेकर। 25 साल के उत्तराखंड में हमने बहुत कुछ बदलता हुआ देखा होगा सियासी तौर पर, लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर आप देखिएगा तो स्वास्थ्य महकमे में कितना बड़ा बदलाव आया कि पौड़ी जिला अस्पताल से एक तस्वीर आती है, जहाँ लाइट चली गई तो टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर साहब मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अभी हाल में हमने देखा था हरिद्वार से एक तस्वीर आई थी, जहाँ पर एक गर्भवती महिला को एडमिट करने से इनकार कर दिया गया। अब लोग तालियां बजाते हैं, लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, देखिए तुरंत कार्रवाई हो गई साहब। लेकिन सवाल तो वही ना, जो बुनियादी सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। और बड़े-बड़े घोटाले तो आपने खूब सुने होंगे। इक्विपमेंट को लेकर घोटाला, ऋषिकेश एम्स से घोटाला सामने आया और भी तमाम तरह की चीज़ें स्वास्थ्य महकमे को लेकर सामने आती रही हैं रह रहकर। और सवाल थोड़ा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर भी तीखा है कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है प्रदेश में? हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार अ, गजेंद्र रावत जी जुड़ रहे हैं, उनको लाता हूँ आपके सामने और जानने की कोशिश करूँगा कि ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? भाई जी, स्वागत है आपका बहुत और बहुत शुक्रिया नमस्कार। आपका। ऐसे गंभीर मसलों पर लोग ना बात करने को राज़ी नहीं है, सियासी लोग बात करने को राज़ी नहीं दिखते। जब टॉर्च की रोशनी में इलाज होता है, जब गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया जाता है, जब कफ सिरप जैसी जो दवा जिसे हम घर में रखते हैं, मामूली तौर पर बच्चे को खाँसी-जुकाम होता है, हम पिला देते हैं और वो कफ सिरप बनाने वाली कंपनियाँ कटघरे में आ जाती हैं, कफ सिरप से मौत कई राज्यों में हो जाती है, तो हमको सिस्टम को लेकर सवाल करना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए और जनता को आप बताइएगा कि इन 25 सालों में हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना दुरुस्त हुआ, हमारे अस्पताल कितने बढ़िया हो गए। एक चौखुटिया से भी एक तस्वीर आई है राजू, जहाँ पर चौखुटिया में मूलभूत सुविधाएँ अस्पताल में नहीं मिलती। एक पूर्व सैनिक वहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब तो उनके साथ और लोगों का हुजूम भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। अ, दरअसल ये जो समस्या है ये एक दिन में न तो क्रिएट होती है और जी, ना एक दिन में हमने इनका समाधान होते हुए देखा है। आप किसी को सस्पेंड कर देंगे तो उससे तो कोई समाधान निकलता नहीं है। उससे बल्कि मुझे लगता है कि समस्याएँ बढ़ जाती हैं। अब जी, आप किसी अस्पताल में अनियमितता पाई गई और आपने वहाँ का सीएमओ सस्पेंड कर दिया, तो निश्चित रूप से वहाँ इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि जब तक वो सीएमओ साहब नहीं आएँगे, तो वहाँ की सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ चौपट हो जाती हैं। उत्तराखंड के लिहाज से हमने पिछले साल देखा था कि जब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में देने की बात आई थी, तो एक गंभीर बात वहाँ सामने आई और ये पता चला कि मंत्री के पास फाइल ही नहीं गई और मंत्री को बाईपास करके वो फाइल और ऊपर से चली गई। तो ये जो मंत्री के ऊपर और ऊपर से चलने वाली जो व्यवस्था है, ये दिखाता है कि इस प्रदेश का जो कंट्रोल सिस्टम है, वो उत्तराखंड में नहीं है। अदरवाइज़ आप देखिए कि क्या एक सचिव की ऐसी औकात हो सकती है कि वो मंत्री से पूछे बिना उनकी फाइल को आगे बढ़ा दें और उस पे निर्णय भी हो जाए। बाद में मंत्री जी कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे पास तो फाइल ही नहीं आई और ये सत्य भी था। उसके बाद बहुत असहज स्थिति सरकार की हुई और ये बात निकल कर आई कि निश्चित रूप से सरकार में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। पिछले साल आपने एक फोटो देखा होगा पुष्कर सिंह धामी के घर से वो रिलीज किया गया था। उस फोटो में जो मंत्री एक स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, ये स्टूल में बैठ के खाना खा रहे थे और हाँ, पुष्कर सिंह धामी एक बड़े सोफे में बिठाए गए थे। वो हाँ, फोटो वहां से जो है जारी किया गया बाकायदा। वो भी क्या कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। तो ये कोई सामान्य चीजें नहीं है। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि जब स्वास्थ्य के विषय में सवाल आते हैं, तो निश्चित रूप से एक तो इसमें जो बाईपास के रास्ते हैं, वो बंद होने चाहिए। और अगर वो बंद होने के जब तक आप रास्ते नहीं तलाशोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन सारी व्यवस्थाओं के पीछे जो राजनीतिक क्लैश स्टेट में चल रहे हैं, इसका एक और एग्जांपल हमने पिछले दिनों तब देखा जब उत्तराखंड के जो सचिव थे, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, वो भी ये धन सिंह रावत भी के पास ही है। वहां से एक चिट्ठी जारी हुई और उस जी, चिट्ठी में लिखा गया कि भाई इतने लोग जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनको आज की तारीख में उनकी प्रतिनियुक्ति खत्म कर दी जाती है और वो तत्काल जो है ज्वाइन करें, अपनी पुरानी जगह पर आ जाए।
बाद में आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि मंत्री ने फिर कहा कि जब मेरे विभाग का मसला है तो ये फाइल मेरे पास कब आई और मैंने कब प्रस्तुति दी। तो पता जी, चला है कि जो अनिल बरूनी जिनके नेता हैं राज्यसभा, आप तो लोकसभा के सांसद हो गए, उनकी जी, पत्नी की प्रतिनियुक्ति खत्म करने के लिए अरे जो है पार्टी के भीतर ही चल रहा है, मतलब द्वंद्व चल रहा है और स्थिति ये हो गई है कि आपको अपने नेताओं को ही नेस्तनाबूद करने के लिए इस प्रकार के काम करने पड़े। वो चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण थी जो पंकज कुमार पांडे की थी। उस चिट्ठी हुँ, पर जब सचिव ने आदेश कर दिया कि भाई प्रतिनियुक्ति खत्म हो जाती है, तो निश्चित रूप से कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। मजेदार बात, अगस्त के महीने सचिव ने चिट्ठी जारी कर दी और उसके बाद ऊपर सितंबर में मंत्री ने उसके ऊपर पतायन दी कि वार्ता लिख दिया। तो ये भी इस प्रदेश में देखा जा रहा है और ये निश्चित रूप से जो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ये गुड गवर्नेंस नहीं चल रही है। हम आज भी कह रहे हैं कि आधा मंत्रिमंडल साफ है, 5 मंत्री आपने बाहर बिठा रखे, काम होगा कैसे? अब जो जिस इश्यू को लेकर आप आए हैं कि वहां लाइट नहीं थी, अंधेरे में टॉर्च लगा के जो है डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, वो तो शुक्र मनाइए वहां टॉर्च भी है। हो सकता है कुछ ऐसी जगह भी हो जहां पर जो है आपके पास वो टॉर्च का भी इंतजाम ना हो। तो ये चीजें इसलिए हैं और रौतेला जी, क्योंकि इस प्रदेश के भीतर 2002 से जब पहला चुनाव हुआ और उससे पहले जो अंतरिम गवर्नमेंट आई, अंतरिम गवर्नमेंट के दौरान ही एक बीमारी यहाँ के नेताओं को लग गई कि उन्होंने जी, अपने अपने घर बाहर जो है पूरे देहरादून में और हल्द्वानी में और इन सुविधाजनक जगहों पर अपने बच्चे सेटल कर दिए। उसके बाद जो विधायक बनता चला गया उसने भी अपना घर बार परिवार बच्चे सब जो है इन्हीं सुविधाजनक जगहों पर ले आए। क्योंकि धामी जी के बच्चे भी यहीं रह रहे हैं, सारे मंत्रियों के रह रहे हैं, सारे विधायकों के रह रहे हैं, कोई अपने घर गांव जाने को तैयार नहीं है। जिनके वहां अपने जो दूसरी जगहों पर घर भी होंगे, उनकी बड़ी-बड़ी कोठियां देहरादून में बन रही है। तो आपको वो दर्द तब तक महसूस नहीं होता है और ये दर्द आपको एक बार साल भर में दिखाई देता है। ये साल भर में एक बार तब आपको दिखाई देता है जब आप गैरसैंण में विधानसभा सत्र करते हैं। उस विधानसभा सत्र के दौरान दून हॉस्पिटल के, कोरोनेशन के, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के तमाम जगह के डॉक्टर्स, उन सब की ड्यूटी लगा दी जाती गैरसैंण में। बोला गैरसैंण क्यों लगाई? क्योंकि वहां पे 70 विधायक हैं, वहां मुख्यमंत्री है, वहां मंत्री हैं, वहां सारे सचिव और उस स्तर के लोग हैं। उनको कोई शारीरिक कष्ट ना हो, उनको कोई दुख बीमारी ना लगे, उनको कहीं हाथ पैर ना टूट जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए उस समय सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां की जाती है। हमारा मानना है जब तक आप उन व्यवस्थाओं से नहीं जूझते हैं, आप उनसे जी, पार नहीं पाएंगे, तो तब तक आपको दर्द नहीं होगा। ये जितने भी वीआईपी और वीवीआईपी जो लोग हैं, जो आज इस प्रदेश को चला रहे हैं, इन लोगों से आप पूछ लीजिए कि कभी भाई आप आपके आपके मन में वो टीस क्यों नहीं आती कि एक महिला, गर्भ पीड़िता महिला, प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही है, रो रही है और उसका वहां एडमिशन नहीं होगा। वो तो शुगर मनाइए कोई दूसरे लोग वहां नहीं थे, वो तो वहां जान से मार देते उन लोगों की। भाई आखिरकार उस महिला का क्या दोष है, उस जी, बच्चे का क्या दोष है जो धरती पे भी नहीं आया। ये ऐसी चीजें हैं कि अगर इन पे अभी भी जो सरकारें हैं ये स्पष्ट रूप से ये नहीं मानेंगी कि निश्चित रूप से ये हमारी जिम्मेदारी है। इन 25 सालों में हमने ये देखा कि बड़ी संख्या में हजारों नहीं, करोड़ों करोड़ों और अरबों अरबों रुपए की बिल्डिंगें बनी, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीदे गए, बहुत बहुत बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, मेडिकल कॉलेजेस बना दिए और वो अस्पताल और वो सीएचसी सेंटर तो बहुत छोटी बात है। जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज भी आज रेफरल सेंटर बने हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और ये हमारे लिए इसलिए चिंता का विषय है कि जिस पहाड़ी राज्य की कल्पना हमने की थी, जिस राज्य को हमने मांगा था, इन 25 साल के बाद अगर सड़कों पर प्रसव हो रहे हैं। मुझे एक वाकया ध्यान है कि फूल सिंह बिष्ट विधायक हुआ करते थे प्रतापनगर के, 2002 में विधायक बने थे और उनका बेटा यशवंत, उनकी उनकी बहू का डिलीवरी कराई गई प्रतापनगर में और डिलीवरी के दौरान विधायक की बहू की मौत हो गई। कितनी गजब बात है। और अब जब आप देखते हैं कि अभी आप कुछ दिन पहले ये देख रहे थे फोटो की रेखा आर्य दिल्ली से फोटो जारी कर रही है कि आज मेरा ऑपरेशन सफल हो गया। सुबोध उनियाल जी भेज रहे हैं कि आज मेरा सफल इलाज हो गया। भगत सिंह कोश्यारी वहां बीमार है तो उनको मिलने यहाँ के मुख्यमंत्री जा रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज हम भगत दा को मिलने गए हैं। हाँ, एक थोड़ा सा डिफरेंट बात ये भी देखने को मिली कि कुछ दिन से जो ये मंत्री धन सिंह रावत है, इनकी हुँ, माँ का एक फोटो आ रहा दून हॉस्पिटल से और सारे मंत्री वहां जाके सारे नेता इनकी फोटो खिंचवा रहे हैं कि धन सिंह रावत ने एक बड़ा काम किया है कि अपनी माँ का इलाज जो है दून हॉस्पिटल में करवाया। अदरवाइज अब तक ये सब लोग कहते थे कि भाई यहाँ के लोगों के लिए तो सिर्फ जो है मैक्स हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, सिनर्जी और बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने जनरल खंडूड़ी को भी देखा कि बहुत दिनों तक वहां भर्ती रहे
और सब लोग वहां उनको मिलने गए। तो हमारे मन में भी ये सवाल था कि भाई जनरल साहब आप मुख्यमंत्री रहे, आपकी बेटी यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष, आपका भाई मुख्यमंत्री हुआ विजय बहुगुणा, आपका भतीजा सौरभ बहुगुणा मंत्री, आपके तमाम लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं, तो कम से कम एक अदद ऐसा अस्पताल जरूर इस प्रदेश में बनना चाहिए था, जहां हम गर्व से कहते हैं कि हाँ भाई ये सरकारी सिस्टम में से बना हुआ है और हम सब जो इस प्रकार के बड़े लोग हैं वहां इलाज करने जा रहे हैं। तो निश्चित जी, रूप से ये जो आज स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं वो बेहद गंभीर है। और स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं, जी, जो चिट्ठी जारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई सचिव साहब, आप एक आईएएस अधिकारी हैं और क्या आपका दिल नहीं पसीज रहा है कि ये सब घटनाएं होने के बाद कुछ ऐसा कड़ा कदम जरूर उठाएं कि कल के दिन लोगों का भरोसा जागे कि निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों ने एक नहीं 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 3 बार लगातार इनको लोकसभा में जितवा के भेज रहे हैं। और अगर उसके बाद स्थिति यही रहनी है कि आपने टॉर्च की रोशनी में इलाज होना है, तो निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के लिए इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। आपने खंडूरी जी का ज़िक्र कर दिया और जो तस्वीर आई हुई पौड़ी से आई भाई जी, पौड़ी से कितने मुख्यमंत्री हुए गिनूँगा तो शायद 2, 4, 5 तो निकल ही आएँगे जहाँ तक है, आपको जानकारी और बाकी देख लेंगे। और धन सिंह रावत जी का भी जन्म स्थान पौड़ी जिला है और उसके बगल जो जहाँ ये हॉस्पिटल है उसके बगल वाला शायद विधानसभा से चुनाव भी लड़ते हैं। अब वहाँ की स्थिति अगर ऐसी है तो फिर प्रदेश भर की स्थिति का तो हम आकलन कर ही सकते हैं ना, अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? एक इस पौड़ी को बहुत दूसरे चश्मे से देखा जाता है ना? यहाँ से जनरल, कर्नल से डीएस सब पौड़ी जिला मतलब काफ़ी भारी भरकम जिला है। वो दरअसल क्या है कि वो जो लोग हैं पौड़ी के लोग, जो वहां का मतदाता है, हुँ, उस मतदाता के हाथ की जो रेखाएं हैं वो राजा बनाने वाली हैं। वो राजा बनाते हैं, वो मंत्री बनाते हैं, वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन वो जी, जो भाग्य की रेखाएं हैं वो उनकी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि उनके हाथ में ये यश है लिखा हुआ कि आप जिसको वोट देंगे वो आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बना, जो मंत्री बना, जो विधायक बना, जो आगे सांसद बने, जो तमाम पोजीशन पर आ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए तो भाग्यशाली हो रहा है वहां का वोटर। लेकिन वो जो लोग बन के जा रहे हैं, ये अपने वोटर के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। नहीं तो निश्चित रूप से आज जो स्थितियां होती वो बिल्कुल डिफर होती। आपने देखा अपने सामने यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, जनरल खंडूड़ी और क्या नाम उससे पहले हेमंत नंदन बहुगुणा, इतने सारी लिस्ट तो मुख्यमंत्रियों की यहाँ पर है। और उसके बावजूद उस जिले का पलायन का जो रेशियो है सबसे हाईएस्ट है। और हुँ, आश्चर्यजनक रूप देखो कि पलायन आयोग बनाया, पलायन आयोग वाला भाग गया वहां से। वो भी उस पौड़ी में रहने को तैयार नहीं है। वहां जो शिक्षक है वो वहां रहने को तैयार नहीं है। जो वहां ठेकेदार है वहां रहने को तैयार नहीं है। वो जो व्यवसाय करने वाला आदमी वो रहने को तैयार नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं। उन पौड़ी के लोगों को हम निश्चित रूप से जो वोटर है, मैंने कहा ना कि उनके हाथ की रेखाएं अलग हैं और माथे की रेखाएं बहुत अलग हैं। वो दूसरे के लिए तो बहुत अच्छे हैं वो लोग, उनको जी, वोट देकर बहुत अच्छी पोजीशन पर भेज रहे हैं। चाहे वो सीडीएस बने हो, चाहे आपके ये डोभाल साहब हो, जितने भी लोग जो बड़े बड़े इवेंट करते हैं बताते हैं कि हम साहब पौड़ी से हैं। और वो भी बताते हैं जो योगी आदित्यनाथ की, हम भी भाई साहब पौड़ी से रहने वाले हैं। हमारा मानना है कि निश्चित रूप से व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए। और जो लोग, जिन लोगों ने उस परिवेश में जन्म लिया, जिन लोगों ने उस परिस्थितियों को झेला है, जिनको पता है कि भाई हमारा बचपन इतनी कठिन परिस्थितियों में बीता है, ये उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। और चूंकि आप एमएलए हैं, आप हुँ, एमपी हैं, आप मिनिस्टर हैं, अभी भी उस पौड़ी जनपद में आप जाएंगे तो आपको सतपाल महाराज वहीं के मिनिस्टर हैं। ये जो सुबोध उनियाल है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। अनिल बलूनी एक बड़ा चेहरा है, वो वहीं से आते हैं। धन सिंह रावत है वहीं से आते हैं। और ये ऋतु खंडूड़ी है, ये वहीं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से आती है। हमारा मानना है कि ये वीआईपी सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि यहाँ से लोग निकल कर किसी बड़ी पोजीशन पर चले गए। इन लोगों के बड़ी पोजीशन पर जाने से वहां के मतदाता के सामान्य जीवन में क्या बदलाव आया। आज आज मैं अभी फोटो देख रहा था कुछ देर पहले, बाघ ने फिर हमला कर दिया। वहां हुँ, का आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो रखा है। पहाड़ में जीने का मतलब पहाड़ जैसा जीवन ही हो गया है। कहीं व्यक्ति तो बाघ और गुलदार से परेशान, फसल अगर पैदा हो रही तो वहां सुअर उनको नुकसान पहुंचा रहे, बंदर नुकसान पहुंचा रहे। और अगर आप वहां रह रहे हैं, हाथ पैर टूट गया, कोई छोटी मोटी भी चीज परेशानी हो गई तो अस्पतालों की स्थिति ये है। स्कूलों के आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दे, लेकिन फाइनली हो क्या रहा है कि एक एक करके ताले पड़ते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे नीति नियंता हैं
जिस जिस थीम के लिए प्रदेश मांगा गया था, जिस सोच के लिए मांगा गया था, जब तक ये सारा ताम तमूरा देहरादून से नहीं हटाया गया और ये सारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यपाल हैं, जितने ये लोग देहरादून में बैठे हैं, इनके देहरादून के ऑफिसों पे ताले मारने पड़ेंगे। इन सबको गैरसैंण भेजना पड़ेगा। इनको ये नहीं कि टेम्परेरी जो है आप 4 दिन के लिए गैरसैंण सत्र करने चले गए और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब हमने तो जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जा रखी थी। ये व्यवस्था खत्म जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि पहाड़ का भला बिल्कुल नहीं होने वाला है और जी, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी जिन लोगों को हमने वोट देकर यहाँ पहुंचाया है। जी। बचपन जहाँ बिताया वहाँ की बात होनी चाहिए। इतने लोगों ने अगर सियासी तौर पर उपलब्धि हासिल की और बचपन वाले अपने उस गाँव, उस घर, उस जिले में अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो थोड़ा बेचैनी करती है। हमें तो करती ही करती है। मैं तो रानीखेत से आता हूँ, रानीखेत अस्पताल की हालत खराब है। अपने जितनी रिपोर्ट बनाता हूँ दादी उतनी रिपोर्ट में उस अस्पताल का ज़िक्र करता हूँ, ताकि कहीं कोई सुन ले तो वो वहाँ पर ज़रा खटखटाए। वहाँ तो अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, लेकिन उनकी अपनी-अपनी क्लिनिक है, अस्पताल में बैठते नहीं हैं। सीधे आप जाइएगा तो रेफ़र कहाँ कर देंगे? हल्द्वानी, सीधे हल्द्वानी। हल्द्वानी का सफ़र 3 घंटे का, ढाई 3 घंटे का सफ़र और उस सफ़र में गर्भवती महिला को वहाँ लाएँगे तो क्या होगा वो अंदाज़ा नहीं। आपने बचपन का ज़िक्र किया, बचपन से मुझे एक चीज़ अभी एक तस्वीर और मेरे ध्यान में है, उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। एक ये कप सिरप वाली कंपनियों को लेकर एक बड़ा भूचाल-सा आया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान चली गई। और मैंने पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, आपने देखा तो बताइएगा। अभी मैं देख रहा हूँ तस्वीरों के ज़रिए दिखा भी रहा हूँ दर्शकों को कि ये छापे पड़ रहे हैं, जाँच-पड़ताल हो रही है। ये जब बारिश हो गई उसके बाद छाता ढूँढने वाली स्थिति है। ये इस खेल को किस तरीके से आप देखते हैं? दरअसल ये जो कफ सिरप वाला इशू राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, एक और खबर वहां से आई है। वहाँ एक ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर जो है मौजूद हैं, जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब किसी को ये भी श्योर नहीं है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर जो वहाँ बैठा हुआ है, इस व्यक्ति की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ये देखे कि उस राज्य में ये सब काम चाक-चौबंद तरीके से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो पता चला कि उसके तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही नहीं है। या वो भी किसी पेपर लीक वाली व्यवस्था से निकल कर आया या उसके प्रमाण पत्र इतने फर्जी थे कि उसने गायब ही करवा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये जो सुदूर ये हमारा जो पहाड़ है, आज की तारीख में हमने बहुत लंबे समय तक लोगों को हरी पट्टी जो होती है ना, वो सारे बुखार में भी वही दी जा रही है, दर्द हो रहा तो वही दी जा रही है और प्रत्येक चीज में और बाद में पता चला कि जब उसका परीक्षण हुआ तो गिद्ध मरने लगे, तब जाके तो उस पर प्रतिबंध लगा कि ये सब नहीं बिकनी चाहिए भई। तो ये जो चिंतनीय विषय है, ये 1-2 दिन के नहीं हो सकते हैं। जी, जब हमारे विधानसभा सत्र चलते हैं, उन जी, विधानसभा सत्रों के दौरान इसी व्यवस्था पर हमारा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन जो है स्वास्थ्य महकमे पर चर्चा की और वो चर्चा उसी दिन खत्म हो गई। आपने एक दिन फिक्स करा हुआ है, एक दिन शिक्षा के ऊपर, एक दिन आपने पीडब्ल्यूडी के ऊपर, एक-एक दिन आपने करके खत्म कर दिया, सत्र जो है आया गया हो जाता है और विषय सिर्फ कितने आते हैं कि हाँ भाई साहब हमने हमारा जो ये विभाग था, इस विभाग में बजट पिछले साल जो है 5,000 करोड़ का था, इस समय हमने इसको 8,000 करोड़ कर दिया और वही सब बातें इधर-उधर की। जब तक वहां पर वो 70 के 70 विधायक अपनी-अपनी विधानसभा के उन स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उनको लेकर पूरी तरह से चर्चा नहीं कर लेते, उसका कंक्लूजन नहीं निकालेंगे आप, तो ये जो शोबाजी है, ये जो विधानसभा के सत्र हैं, इनके कोई मायने नहीं। ये किस काम के हैं? भाई हमने कहा कि अगर प्रतापनगर का विधायक विक्रम सिंह नेगी अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा वहां लेकर आए हैं और धारचूला के वहां पर जो है हरीश धामी पे लेकर आए हैं। हमने कहा खटीमा के भुवन कापड़ी लेकर आए हैं, सुरेश चौहान गंगोत्री से लेकर आते हैं, दुर्गेश्वर लाल जो है आपके पुरोला से लेकर आते हैं। इन सबकी समग्र चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हर विधानसभा के हर अस्पताल की अलग-अलग समस्याएं हैं। सारे जो विधायक हैं वो देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर के सीधे-सीधे जो ये तराई वाले क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र से नहीं आते हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को लेकर जब तक आप विशेष रूप से इस पर विशेष सत्र नहीं बुलाते हैं, एक बार मतलब होता है ना कि आदमी बीमार है, उसके बाद उसके सामान्य रूप से टेस्ट हुए, लेकिन जब उसका इलाज जब वो सही तरह से नहीं हो रहा तो उसके तमाम तरह के टेस्ट किए जाते हैं ना और फिर फाइनली डॉक्टर ये मानता है कि भाई इस व्यक्ति के शरीर में फला-फला रोग है, इनका इलाज तो इन दवाइयों से होना है, लेकिन ये जो गंभीर जो समस्या हो गई है, उसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जब तक आप इस लेवल पर लेकर नहीं आते चीजों को कि वास्तव में सर्जरी की आवश्यकता है और आप नहीं कर रहे हैं, आप तो उन सत्रों को लेकर आ रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। हर साल आंकड़े ला रहे हैं कि भाई पिछले साल हमारे पास जो है
4 बिल्डिंगें थी, अगले साल हमने 10 बिल्डिंग बना दी। पिछले साल हमारे पास 50 मशीनें थी, इस बार हमने 100 खरीद ली। अब हम देख रहे हैं वहां आपने बड़ी-बड़ी एक्सरे मशीनें खरीद ली, अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीद ली, तमाम इक्विपमेंट खरीद लिए और उनको चलाने के लिए आपने आदमी भर्ती नहीं किया। तो जब आप उनको भर्ती नहीं करेंगे उन लोगों को, तो इलाज वहां करेगा कौन? पहाड़ के अधिकांश जिलों में जितने अस्पताल हैं, बहुत कम जगह है जहां एक्सरे मशीन है, और एक्सरे मशीन है तो वहां पर टेक्नीशियन ही नहीं है, वहां कोई पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था नहीं है। तो जब तक आप उन चीजों को चाक चौबंद नहीं करें, हम करेंगे एक जिले में 10 अस्पताल बनाने की बजाय कोई एक जगह पे ऐसे ठोस व्यवस्था कीजिए आप कि वो मरीज भले आधा घंटे बाद वहां पहुंचे, लेकिन वो एश्योर हो कि हाँ भाई वहां जाएगा तो उसको प्रॉपर तरीके से सभी प्रकार के डॉक्टर, सभी प्रकार की जांचें और सब प्रकार की सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। हमने पिछले बार इनको एक प्रयोग करते हुए नई टिहरी का देखा मामला। वहां पर एक बहुत बड़ा अस्पताल है, मेरे ख्याल से 100-150 बेड का वहां अस्पताल अभी होना चाहिए, और उसको लेकर वहां के जो विधायक किशोर उपाध्याय हैं लंबे समय से कह रहे थे उसको वो मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अस्पताल एक मास्टर प्लान के तहत बनाया गया, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बड़ी बिल्डिंग, वहां डॉक्टर भी भर्ती किए, सब कुछ किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ? वही बात जो आप कह रहे हैं कि रानीखेत का जो डॉक्टर है वो अपने अस्पताल में बैठने की बजाय अपने क्लिनिक में बैठ रहा है। स्थिति ये आ गई कि वो अस्पताल को पीपीपी मोड में देना पड़ गया। अगर आप उस अस्पताल की बिल्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्डिंग नई टिहरी में नहीं है, ये देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की कोई बहुत शानदार बिल्डिंग है, इस स्थिति की बनाई गई, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन अब जब अंदर के हालात आप देखते हैं कि आदमी का एक पैर टूट गया तो उसको बोल रहे हैं जब ये यहाँ से तो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल चले जा, या तो ऋषिकेश चले जा, या एम्स चले जा, देहरादून चले जा। तो निश्चित रूप से जो हमारे नीति नियंता हैं, हमारे जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब लोगों की एक समग्र जिम्मेदारी है, और इसी चीज के लिए इनको वेतन मिल रहा है, इसी चीज के लिए यहाँ की जनता ने इनको चुना है। अगर ये आज अपनी जिम्मेदारी का कायदे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो जनता है, जनता को इनसे जब ये चुनाव मैदान में आते हैं तो इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और ये कड़े सवाल इनसे जरूर पूछे जाने चाहिए। एक और सवाल, आपने इक्विपमेंट का जिक्र और टेक्नीशियंस और तमाम लोगों का जिक्र कर दिया, भर्तियां नहीं होती हैं। मैंने भी हाल में देखा कुमाऊं का एक बड़ा अस्पताल, अपना सुशीला तिवारी अस्पताल, नारायण तिवारी जी ने बनाया था, बड़े सपने थे बड़े उस अस्पताल को लेकर। वहां पर एक कैथ लैब का निर्माण होना था, आप तक खबर पहुंची होंगी, आप नजरों से कहां बचेगी। तो अजय भट्ट सांसद हैं, उनकी उनकी उसमें वो होना था उसका निर्माण, और हाल में उन्होंने एक बयान दिया, उसमें कटघरे में सरकार और उसको निर्माणदायी जो संस्था है जो बना रही है, समिति है वहाँ की, उसको भी कटघरे में ले लिया। बोले कि अनियमितताएं यहाँ लाखों हैं। उसी सुशीला तिवारी अस्पताल में एक खबर ये बीच में निकल कर आई कि 6-6 महीने से लोगों को, संविदा कर्मियों को पेंशन नहीं दी। अब ये तो भाई हम सब जानते हैं कि प्रदेश में ज्यादातर जो विभाग हैं, उन विभागों में संविदा कर्मी ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अब वो पक्के हो नहीं रहे, नई भर्ती हो नहीं रही है, और वो सालों से लगे हैं, 20-25 साल हो गए बोल उनको। एक तो ये मसला, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, इक्विपमेंट की बात की, एक वो एम्स वाला मसला निकला था, जिसमें सीबीआई ने खुलासा किया कि बड़ा खेल हुआ इक्विपमेंट में। वो पता लगा कि ₹1000 का उपकरण है, और वो दे दिया ₹1000 में, और 200 वाला लगा गए वहाँ। वो सीबीआई ने सालों बाद उसको निकाला है, अब उसमें तो एक बंदा तो एक्सपायरी हो गया, उसकी फाइलें गायब हो गई, सब किस ये खेल है? जो विषय आपने अजय भट्ट वाला, कैथ लैब वाला बताया, मुझे लगता है कि जो वहाँ के सांसद अजय भट्ट है, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं स्टेट के, और इससे पहले भारत सरकार मंत्री में हैं। उन्होंने जो कैथ लैब वाला इशू रेज किया है, मेरे को लगता है कि वो अनिल डब्बू को लेकर है। हाँ। और अनिल डब्बू जो है वो मंडी समिति के वहाँ चेयरमैन है, और आज की तारीख में अनिल डब्बू कुमाऊं क्षेत्र के सुपर सीएम है। उनको आप ये मान सकते हैं कि उनके पास जो अथाह शक्तियां हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि उस क्षेत्र का कोई भी डीएम हो, कोई कप्तान हो, कोई छोटा बड़ा अधिकारी हो, अनिल डब्बू की मतलब फोन करेंगे तो दूसरी घंटी नहीं जाती, और ये बताया जाता है कि 1 घंटी में उनका फोन उठ जाता है। तो जो मैंने शुरू में कहा ना आपको, इस प्रदेश में सिर्फ यही व्यवस्था नहीं चल रही है कि वहां मरीज को इलाज नहीं मिला, या वहां टॉर्च जला के इलाज चल रहा था। विषय जो राजनीतिक रूप से झगड़े हैं, अनिल डब्बू आज अगर इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं कि अजय भट्ट के बारे में, और अजय भट्ट अब इनके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये सब बातें हो रही है, ये सारी स्थितियों के जो इर्द गिर्द जो बातें हैं, वो सारा मसला सरकार के ऊपर आता है, और सरकार चूंकि धामी जी चला रहे हैं, तो ये धामी जी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके द्वारा जो मंडी समिति के चेयरमैन बनाए गए, वो इस प्रकार की बयानबाजी अगर अपनी पार्टी के सांसद के ऊपर कर रहे हैं, तो क्या इसके राजनीतिक मायने हैं?
या द्वंद्व कुछ और चल रहा है, एक दूसरे को फेल साबित करने की कोशिश की जा रही है, या फिर वही चल रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जो रेस इस प्रदेश में चलती है। उस रेस में अजय भट्ट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो उसमें धन सिंह रावत भी दिख रहे होंगे, उसमें आपको जो है जो वर्तमान सीएम वो है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग उस रेस में शामिल हैं उनको ही जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो। ये तो एक बड़ा गंभीर विषय है, और निश्चित रूप से अजय भट्ट ने जो गंभीर आरोप अनिल डब्बू के ऊपर लगाए, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन चूंकि अब दोनों टीवी चैनल और सोशल मीडिया में एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये धामी जी की जिम्मेदारी है कि इन लोगों के बयानबाजियों को रोक लगाए, और कायदे से जो कैथ लैब वहां बंद नहीं है उस पर काम किए जाने की जरूरत है। आप उसे कीजिए, जनता को सौंपिए, कम से कम जनता का फायदा होगा। आपने जो एम्स में इक्विपमेंट खरीदने की बात कही है, ये एम्स भले ही ऋषिकेश में उत्तराखंड में बना है, इसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और बहुत लंबे समय से मांग थी कि ये होना चाहिए। दुर्भाग्य से अभी भी अगर हम जाते हैं इस समय, तो आज की तारीख में भी 80% से ज्यादा जो मरीज वहां पर हैं, वो उत्तराखंड का नहीं है। उत्तराखंड का आदमी वहां पहुंच ही नहीं पाता है। पहुंचेगा तो उसको अंदर उसकी पहुंच ही नहीं है। उसकी वो सिफारिश करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और अभी भी मैं देखता हूं कि ट्रेनें भर-भर के आती हैं उत्तर प्रदेश से, बसें भर-भर के आती हैं इलाज के लिए, और उन लोगों को चूंकि बहुत नजदीक पड़ता है, सस्ता पड़ता बसें ला रही है उनको बहुत मिनिमम उसमें, ट्रेन में बहुत वो फ्री में आ जा रहे हैं कई जगह बैठ के, वो अपना इलाज कराता है। ये स्थिति सिर्फ एम्स की भी नहीं है। देहरादून के अस्पताल, दून अस्पताल चले जाओ, आपको कोरोनेशन चले जाओ आप, दून मेडिकल कॉलेज, जितने भी आसपास के सराउंडिंग एरिया है, वहां भी आश्चर्यजनक रूप से आपको अधिकांश मरीज उत्तर प्रदेश के मिलेंगे, आपको जी। हरियाणा का मरीज मिलेगा, आपको ये हिमाचल के लोग आए हुए जो अपने इलाज के लिए आए हुए मिलेंगे। ये जो इक्विपमेंट खरीद के जो प्रकरण एम्स के हैं, एम्स ये उत्तराखंड के लिए भी बिल्कुल वो उस प्रकार से फलीभूत साबित नहीं हुआ जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड के लोगों ने उसको मांगा था। वहां पर चूंकि जो कंट्रोलिंग है, वो कंट्रोलिंग स्टेट के हाथ में नहीं है। वहां भी पिक एंड चूज के आधार पर चीज चलती है। और मुझे तब ध्यान आता है वहां का कि जब ये कोविड काल चल रहा था, और कोविड के दौरान जब हमारे परिवार के बहुत लोग इन्फेक्ट हो गए, तो मुझे भी जो है वहां भर्ती होना पड़ा। भर्ती होने के लिए मुझे बहुत भारी सिफारिश वहां लगानी पड़ी, और मैं शुक्रगुजार हूं उस व्यक्ति का जिसकी सिफारिश से मैं वहां 6 दिन मेरा इलाज हो पाया। हालांकि जो तीनों टेस्ट वहां हुए उनमें एक बार भी पॉजिटिव नहीं था, लेकिन मेरी हालत बेहद उस समय जो है बहुत खराब थी, और उस एम्स के कारण जो है मुझे बड़ी वहां मदद मिली। मेरा मानना है कि अगर जिसका बोलने वाला नहीं होगा कोई, तो उसके लिए भी वहां इलाज होना चाहिए, और सब जगह होना चाहिए। जब आप सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो सबका विश्वास भी समान रूप से होना चाहिए। और जो जवाब सरकार है, इस जी, पर दे देना, ये संविदा कर्मियों के सहारे हम कब तक चलेंगे और क्या होगा इनका? ये वाला इसका एक मसला। कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका एक बड़ा कारण क्या है कि अभी 1.5 साल पहले प्रतापनगर के जो विधायक हैं, वो जी। एक डॉक्टर ले गए, मतलब कुछ डॉक्टरों को उन्होंने नियुक्त करवाया कि भाई आपको जो है प्रतापनगर के फला-फला अस्पताल में जॉइनिंग देनी है। हुँ। वो डॉक्टर साहब जो है नई टिहरी शहर पहुंचे। उन्होंने वहां से खड़े होकर पूछा कि भाई वो प्रतापनगर कहाँ पड़ता है? तो जी। वो 2 घाटियां हैं। वो झील के इस तरफ आप टिहरी शहर में होते हैं, झील के पल्ली पार आप प्रतापनगर होते हैं। वो डॉक्टर साहब ने वहीं से प्रतापनगर देखा, और वो वहीं दूसरी बस में बैठ के वापस आ गए। विधायक ने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ पहुंचे? बोला मैं तो ऋषिकेश पहुंच गया। बोला ऋषिकेश क्यों पहुंचा? तेरे को तो यहाँ आना है। बोला भाई हुँ। साहब मुझे वहां ज्वाइनिंग नहीं देनी है। हाँ। आज हमारे पास तमाम मेडिकल कॉलेज हैं। हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हर साल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से बच्चे निकल आ रहे हैं। हमारे जी। पास जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, हरिद्वार से आएंगे, आने वाले समय में अल्मोड़ा से लेके पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज से बच्चे निकलेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो जो लोग डॉक्टर्स वहां से निकलेंगे, वो पहाड़ में नौकरी करने को राजी है? नहीं है। वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उन डॉक्टर का भी मानना है कि भाई हमें भी एक सही जीवन जीने का अधिकार है। हम अगर उस डॉक्टरी के पैसे से लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह कमाए, तो कम से कम अगर हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में न पढ़ पाए, हमें अगर जी। कोई असुविधा होती है स्वास्थ्य कारणों को, तो अगर वहां इलाज ही नहीं मिला, तो हम काहे के लिए वहां पर पहाड़ में नौकरी करेंगे? वो अपना क्लिनिक खोल के जाके बैठ जा रहा है। सरकार कहती है हम इन पे पेनल्टी लगाएंगे, उन्होंने कहा लगा लो पेनल्टी, बात 2 4 6 लाख रुपए जो लगे उससे क्या फर्क है? वो एक छोटा-सा जवाब और दीजिएगा, मेरा मन में आ गया। वो बीच में प्रदीप कुकरेती जी मुझे कह रहे थे, चर्चा में बैठे थे हम ऐसे ही, तो बोल रहे थे कि सिस्टम में ऐसे-ऐसे कीटाणु भरे हुए हैं, उनका सफाया होना ज़रूरी है। डॉक्टर जो पहाड़ में तैनात है, वो हरिद्वार में बैठा हुआ है, ले रहा है पहाड़ से तनख्वाह।
मतलब यानी कि आप पौड़ी से तनख्वाह ले रहा है और वो काम कर रहा है हरिद्वार में, ऐसा मसला भी है? होता क्या है, मैंने कहा ना कि इस प्रदेश में तो मैं अपने व्यक्तिगत अगर आपको बताऊं, कम से कम 3 या 4 बार ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई जब जी, मुझे पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिफारिश करवानी पड़ी, हाथ जोड़ने पड़े लोगों को। तो जिस प्रदेश में पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिफारिशें हो रही हों और आदमी एश्योर ना हो कि भाई उसके यहाँ का कोई घटना किसी के साथ हो गई, वो जाए अस्पताल में और उसको तत्काल जो है मतलब आप देखो एक बार जब 30 साल का एक लड़का खत्म हो गया, हम वहाँ खड़े मतलब अकेला घर का बच्चा हो, पूरा मातम मन रहा है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम 2 बजे के बाद जो है करेंगे जी इसको, तो उसके बाद ही आएँगे, वहाँ जब तक और सारी बॉडियाँ खड़ी होंगी। हम मतलब उस दर्द को बयाँ नहीं कर सकते कि जिसके घर में उसकी मतलब वो पत्नी, एक छोटा-सा बच्चा 1.5 साल का बच्चा छूट गया, माँ-बाप छूट गए, सब हो गया बर्बाद और फिर सिफ़ारिश लगानी पड़ी भाई साहब। वो सिफ़ारिश इस प्रदेश की स्थिति ये हो जाए कि सिफ़ारिश लगा के पोस्टमार्टम करवाए जा रहे हो, ये लेवल है। तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर हरिद्वार, देहरादून या कहीं भी बैठा होगा और उसकी पोस्टिंग कहीं और दिखाई गई होगी, ये बात मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता इस बातों में, क्योंकि ये नियुक्तियों का और प्रतिनियुक्तियों का और डेपुटेशन के ये इस प्रकार के खेल यहाँ जो हैं, पहले दिन से चल रहे हैं और ये तब तक चलते रहेंगे, जब तक जो हमारे ये जो वीवीआईपी या वीवीआईपी जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, ये इस बारे में गंभीरता नहीं दिखाएँगे, तब तक ये जो है, इसका समाधान होगा नहीं। उम्मीद करता हूँ भाई कि आपकी बात जो है ना वो सिस्टम तक जाए, लोग समझें इस बात को। मैं तो हर रोज़ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चर्चा करने के बाद लोग सुन के भी अनसुना कर देते हैं। कई लोग पत्र लिखते हैं, उस पत्र का जवाब भी नहीं आता है, कई लोग बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े, आपने तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत की। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे की असल स्थिति को जानने की कोशिश की। वो शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि पौड़ी एक हाई वीआईपी ज़ोन वाला जिला है और वहाँ के अस्पताल की तस्वीर आई टॉर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज को लेकर। और फिर देखिए कहाँ किस तरीके से बातें चलती चली गई और हर तरह की दिक्कतें, परेशानियाँ लाखों हैं, समाधान एक नहीं है। और समझना इसे हमें और आपको है और हमारी सत्ता को है। हमारे ज़िम्मेदार लोगों को, हमारे नेताजी को है, वो समझेंगे कब? वरना यूँ ही चलता रहेगा। तो इस चर्चा को लेकर आप देखिएगा तो पसंद करिएगा तो लाइक करिएगा इसको और साथ ही साथ शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा और स्वास्थ्य मंत्री तक पहुँचाइएगा ज़रूर क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी पौड़ी से ही आते हैं। उसी जनपद से आते हैं जहाँ पर टॉर्च की रोशनी में ये अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, पौड़ी जिला अस्पताल जो है, उसमें टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।